तो पूर्णतः चुनाव को अब मद्देनजर रखते हुए और चुनाव में हर परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए पार्टी किस गठबंधन के साथ, गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, इन तमाम परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर प्लान पे काम हुआ है। अंतोगत्वा हम लोग 40 सीटों पर अपनी इतनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं और 243 विधानसभा पर हम लोग अपनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं कि अब हमको नीतीश कुमार जी बना के रहेंगे क्या? इससे भी समझौता कर लीजिए, उससे भी समझौता कर लीजिए, सबसे समझौता कर लीजिए। आज की तारीख में हम भैया अपने संगठन को इतना मजबूत करने में लगे हुए हैं कि जिसको आना है आके समझौता करें। आज की तारीख में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम इतना मजबूत करना चाहते हैं, अपने पार्टी के संगठन को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ आना चाहे उनका भाई ये चुनाव के वक्त तय किया जाएगा कि चुनाव के वक्त गठबंधनों का स्वरूप क्या है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं भाई क्योंकि भरोसा मेरे मुख्यमंत्री पर भी नहीं किया जा सकता ना कि वो कब तक कहाँ रहते हैं, किस गठबंधन में रहते हैं, नहीं रहते हैं। एक बात मैं ज़रूर स्पष्ट कर चुका हूँ कि जहाँ पर मेरे मुख्यमंत्री हैं उनके साथ किसी भी तरीके का समझौता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए संभव नहीं। हम लोग क्या आराध्य हैं भैया, वीर बाबा चौहरमल। हम लोग पूछते हैं उनको, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित रहे तब तक वो इस कार्यक्रम में जाते रहे और अपना योगदान देते रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश भेजा, उस संदेश में भी उन्होंने मेरे नेता के नाम का जिक्र किया। और वहां पर जब मैं गया, आप लोगों ने तस्वीरों में देखा ही भैया जिस तरीके से जन समर्थन मिला। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो अपने आराध्य के कार्यक्रम में जाना तक जरूरी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी कहां-कहां से उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि एलजेपी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने दावा किया कि लोकसभा की सभी 40 सीटों और बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव में किसी गठबंधन के साथ जाने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि परिस्थितियां जो होगी उसके अनुसार फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ ही चिराग पासवान ने दो टूक लहजे में कहा कि नीतीश कुमार के साथ कभी कोई समझौता नहीं हो सकता है। उन्होंने बिहार को बर्बादी के रास्ते पर लाकर खड़ा किया है और जब हमारी पार्टी कमज़ोर थी उस वक्त हमने समझौता नहीं किया, तो अब तो बिहार की जनता का समर्थन हमारे साथ है, अब समझौता नहीं हो सकता। सुनिए चिराग पासवान। लगभग 10:30 बजे कभी भाई आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार तो रहने की जरूरत होती ही है ना। हैविंग सेड दैट, गठबंधन को लेकर ये आप सबसे छुपा तो है नहीं कि चर्चाएं चल ही रही हैं, पर जब तक चर्चा का एक अंतिम स्वरूप नहीं आता तब तक गठबंधन को लेकर किसी तरीके की कोई भी बात करना उचित नहीं। और ये गठबंधन का स्वरूप फाइनल होते होते तक चुनाव भी समीप होंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने अक्सर देखा है कोई भी गठबंधन का फाइनल स्वरूप, बल्कि पिछले विधानसभा के चुनाव में तो आप देखिएगा कि अधिसूचना आ गई थी तब तक गठबंधन ही तय हो रहे थे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम लोगों ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पर तब तक कोई महागठबंधन में था तो उनकी पीठ पे खंजर भोंका गया तो वो दूसरे में चले गए। तो ये स्वरूप आखिर तक बनते बिगड़ते रहते हैं। बट हाँ, तब तक हम लोग अपनी पूरी मजबूत तैयारी हम लोग रखना चाहते हैं। कोर्ट सिस्टम पर आपने कहा, एक मिनट भाई, हाँ भाई ये गठबंधन के भीतर की बातचीत है। मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि अगर मैं सीटों की संख्या अभी सार्वजनिक तौर पे चर्चा करने लग जाऊं। ये गठबंधन के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है
और जब आम सहमति बनेगी तो घोषणा भी कर दी जाएगी। भाजपा पर से आपका भरोसा हिला है ऐसा? भाई भरोसा तो मेरा तब हिलेगा जब हम लोग चर्चा के उस दौर पे पहुंचेंगे जहां पे सहमति नहीं बन रही हो। चर्चा ने अभी उस तरीके से गति ली ही नहीं है, और इस बात को मैंने कहा है कि ये हर गठबंधन में ऐसा ही होता है। चुनाव आते 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 तक ये चर्चाएं बढ़ती हैं, तो सब कुछ आज तय हो जाए मैं ये मान के भी नहीं चल रहा हूँ, और मैं किसी जल्दबाजी में हूँ भी नहीं। गठबंधन की भी नजर आप पर बनी हुई है, क्या लगता है जो सीटों का समीकरण ये तो आगे तय होगा, लेकिन अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं तो चिराग पासवान महागठबंधन का रूप करेंगे? भाई ये चुनाव के वक्त तय किया जाएगा कि चुनाव के वक्त गठबंधनों का स्वरूप क्या है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं भाई क्योंकि भरोसा मेरे मुख्यमंत्री पर भी नहीं किया जा सकता ना, कि वो कब तक कहाँ रहते हैं, किस गठबंधन में रहते हैं, नहीं रहते हैं। एक बात मैं ज़रूर स्पष्ट कर चुका हूँ कि जहाँ पर मेरे मुख्यमंत्री हैं उनके साथ किसी भी तरीके का समझौता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए संभव नहीं। नवादा वाली सीट से तो अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, अब वो आप लोग जितने बीजेपी लड़ेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आप क्या उस पर उम्मीद करते हैं, जो पहले आपको मिली थी सीट अब उससे? भाई मुझे क्या उम्मीद करनी है, वो जिनकी सीट थी उनको चिंता होगी, मुझे किस बात की चिंता है? आपकी पार्टी की जिनकी पास उनके सांसद हैं आज की तारीख में, चिंता उन लोगों को होनी चाहिए। भाई हम लोग तो जब गठबंधन की बात करेंगे, जब सीटों की बात करेंगे, तब हम लोग की दावेदारी अलग होगी। हम लोगों ने तो किसी सीट पे दावेदारी अभी तक पेश की नहीं। हम लोगों ने तो कहा नहीं कि भाई ये संख्या या ये सीटें, बट जिनकी संख्या और सीटें सामने हैं, चिंता तो उनको होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आपको निमंत्रण दिया है चिराग जी। राजनीतिक समीकरण अगर बदलता है, नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं, फिर तेजस्वी से समझौता करेंगे आप? भाई आप हमको नीतीश कुमार जी बना के रहेंगे क्या? इससे भी समझौता कर लीजिए, उससे भी समझौता कर लीजिए, सबसे समझौता कर लीजिए। आज की तारीख में हम भैया अपने संगठन को इतना मजबूत करने में लगे हुए हैं कि जिसको आना है आके समझौता करें। आज की तारीख में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम इतना मजबूत करना चाहते हैं, अपने पार्टी के संगठन को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ आना चाहे उनका स्वागत। एक करके भाई, एक रियली चुनौती आपकी, क्योंकि वो भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? साथ आने की बात कह रहे हैं, तो चाचा की चुनौती से कैसे? भाई राजनीति में मुझे लगता है जन समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है। जन समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है, और कोई भी गठबंधन अपने साथ उन्हीं साथ, भाई मैं भी कल को किसी से गठबंधन करूं, मैं उसी के साथ करूंगा ना जिनका जन समर्थन होगा, जिनके साथ लोग होंगे। मैं इसको पुनः, मैं जातियों की मैं बात नहीं करता, पर कल हम लोग मोकामा हम लोग गए थे। हम लोग के आराध्य हैं भैया वीर बाबा चौहरमल। हम लोग पूछते हैं उनको, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित रहे तब तक वो इस कार्यक्रम में जाते रहे और अपना योगदान देते रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश भेजा, उस संदेश में भी उन्होंने मेरे नेता के नाम का जिक्र किया। और वहां पर जब मैं गया, आप लोगों ने तस्वीरों में देखा ही भैया जिस तरीके से जन समर्थन मिला। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो अपने आराध्य के उस कार्यक्रम में जाना तक जरूरी नहीं समझते, और जब पिछली बार गए थे वो गलत है, बट उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसकी भी मैं निंदा करता हूं। तो ऐसे में भैया गठबंधन में चुनौती वही बनता है जिनके पास जन समर्थन है। आरोप लगा रहे हैं, वो पहले खुद क्यों नहीं गए इस बात की चिंता करें। पर जहां तक सम्राट जी की बात है, मैं इस बात की जहां निंदा करता हूं, मुझे ये जानकारी नहीं हो, मुझे लगता है शायद ये एग्जैजरेटेड है कि पत्थर फेंके गए, ये फेंके गए। मुझे जो जानकारी मिली, सिर्फ थोड़ा बहुत विरोध उनका वहाँ पे हुआ या कुछ बातें वहाँ पे लोगों ने कही गई, पर ये पूर्णतः जन भावना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि एक साल पहले अमित शाह पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया है। दंगा भड़काने का अमित शाह पर नीतीश कुमार ने, तेजस्वी ने भी। भाई जो लोग खुद अपने प्रदेश को नियंत्रित नहीं रख सकते, वो लोग ही दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते।
मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और मेरे ही कहने से क्या होता है भैया, भारत का संविधान इस बात को कहता है। फेडरल स्ट्रक्चर, भारत का जो संघीय ढांचा है, वो पूर्णतः लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को राज्य सरकार के अंतर्गत देता है। राज्य सरकार की विशेष सूची में यह आता है। ऐसे में आपके राज्य में अमन और शांति कैसे कायम हो, ये पूरी तरीके से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें पूर्णतः महागठबंधन की सरकार और हमारे गृह मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से विफल रहे हैं, जो खुद अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए। कैसे नालंदा में बिहार शरीफ 3 दिन 4 दिन तक जलता रहा। जो व्यक्ति अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए, उनसे पूरे प्रदेश की सुरक्षा की उम्मीद रखना भी अब मुमकिन नहीं है, और इसीलिए हम लोग बार बार राष्ट्रपति शासन की हम लोग मांग करते हैं। चलिए भाई, थैंक यू। चाहते थे, मुख्यमंत्री ने बुलाया भाई, हम बिल्कुल जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। आपको पता है कि एक हम ही है जो कोई भी ऐसा विषय होता है हम लोग जाते हैं, इसकी जानकारी हमारे प्रभु बहुत पुराना सवाल हो गया है, बहुत पुराना। पिछले 50 हमारे इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए, उसमें 50 बार हम जवाब दिए। हम फिर दे देते हैं जवाब, हम फिर दे देते हैं। मेरे पिता जब बीमारी की हालत में थे, जब वो ऐसी परिस्थिति में थे जब वो बोल चल नहीं सकते, जब वो वेंटिलेटर पे थे, उस वक्त कोई एक व्यक्ति जो मजबूती से हमारे साथ खड़ा था, वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उस वक्त ना बिहार के मुख्यमंत्री को चिंता थी, फोन तक कर उन्होंने मेरे पिता का हालचाल जानना जरूरी नहीं समझा। बिहार के जितने और नेता हैं, उन लोगों ने हालचाल जानना जरूरी नहीं समझा। परिवार के कई सदस्यों ने आकर उनको देखना तक जरूरी नहीं समझा। ऐसे में कोई एक व्यक्ति जो दिन रात और दिन में 2-2 बार समय पूछेंगे, मैं समय भी बताता हूँ। सुबह ठीक 8:30 बजे मेरे मोबाइल का फ़ोन बजता था, सुबह ठीक 8:30 बजे प्रधानमंत्री जी खुद फ़ोन पर होते थे, और रात में लगभग 10:30 बजे, कभी 11:30 बजे, कभी 8:45 बजे शाम का आगे पीछे होता था। दिन में 2 बार निरंतरता में 40-45 दिन उनका फ़ोन हमको आया। ऐसे में जो व्यक्ति मेरे दुख की घड़ी में मजबूती से मेरे साथ खड़ा हो, उस व्यक्ति को, और मेरे पिता का निधन भाई कब हुआ, जब चुनाव सर पर था। चुनाव सर पर नहीं, पहले चरण का नामांकन चल रहा था 8 अक्टूबर को, और अगर हमको ठीक से याद है तो 11 या 12 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख थी। अब ऐसे में एक व्यक्ति जो आज अभी से 2 घंटे पहले तक मेरे पिता का हालचाल जान रहे, उनके अंत्येष्टि के लिए बिहार में मिलिट्री ऑनर्स उनको दिया जा रहा है। जयप्रकाश जी के बाद एकमात्र दूसरे ऐसे बिहार के नेता जिनको मिलिट्री ऑनर्स दिया गया अंत्येष्टि के दौरान, वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। जिन प्रधानमंत्री ने उनके लिए इतना कुछ किया, जस्ट बिकॉज कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूं, मैं कैसे 2 घंटे के बाद पलट जाऊं और मैं बोलूं कि ये व्यक्ति गलत हैं, इनकी नीतियां गलत हैं, ये व्यक्ति भ्रष्ट हैं, कैसे मैं बोलूं। उस वक्त मेरे ऊपर ये दबाव डाला जाता था कि आप प्रधानमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डरे हुए थे, और इसी हार से वो डरे हुए थे जो हार का सामना उनको बाद में करना पड़ा तीसरे नंबर की पार्टी में। उस वक्त मैंने ये बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसता है। अब आप इसको तंज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें या जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं प्रभु। पर हाँ, मेरे लिए जो व्यक्ति मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़ा हो, कल को हाइपोथेटिकली अगर मेरा गठबंधन किसी दूसरे दल से भी होता, तब भी वो व्यक्तिगत तौर पर मेरे प्रधानमंत्री के लिए मेरा वो सम्मान हमेशा रहेगा, और ये मेरे संस्कारों में है भाई। मैंने हमेशा व्यक्ति विशेष का सम्मान किया है। मैं आज भी खुले तौर पर बोलता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री के लिए मेरे मन में अति सम्मान है, क्योंकि वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं उनकी नीतियों से असहमत हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर वो और बेहतर प्रयास करते, मेरे प्रदेश को कहां से कहां लेकर जा सकते। उनकी नीतियां गलत रही हैं कि मेरे प्रदेश का नुकसान हुआ।
पर आज भी अगर मैं शाम को उनकी इफ्तार पे गया तो मैं पुनः जाकर पहुंचू कर मैं उनका आशीर्वाद लूंगा। ये मेरे संस्कारों में सिखाया गया है। लालू जी के लिए मेरे मन में हद से ज़्यादा सम्मान है भाई, भले वो अभी अलग गठबंधन में है या जिस भी गठबंधन, उनके लिए सम्मान है। और वही सम्मान मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए। तो हनुमान का आपने जिक्र किया, अगर आप इसको देखते हैं कि भाई ये कहना गलत है तो आप इसको गलत मान सकते हैं, पर ये राजनीतिक उद्देश्य से नहीं है, ये व्यक्तिगत संबंध है।